चेतन अपने साथ हुए इस अनजान हादसे से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सूजी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर करेगा क्या। उदास बैठा चेतन खुद को कोसते हुए बोला, मेरा रक्षक होना शायद कोई ना कोई गलती है कालदूत। तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो। जो इंसान सब कुछ देख परख कर भी अपने परिवार को ना बचा सका, वो क्या समाज और क्या लोगों की उम्मीद जगा सकेगा। खुद से शुभ चेतन कालदूत के पास चला आया और उसके कंधे पकड़कर बोला, देखो कालदूत, बस अब बहुत हुआ ये। भूत वर्तमान का खेल और नहीं हो पाएगा। तुम मुझे प्रेजेंट में ले चलो और खत्म कर दो ये सब। चेतन की बातें कालदूत के लिए बिल्कुल सामान्य थी। वो उसकी उदासी को समझ रहा था। वो चेतन को समझाते हुए बोला, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ चेतन। जैसा कि मैंने अभी तुमसे कहा कि कोई हो ना हो, लेकिन इस लड़ाई में मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस तुम इस तरह से हिम्मत ना हारो। चेतन कालदूत की बात सुन व्यंग्यात्मक अंदाज में हंसते हुए बोला, हिम्मत? किस हिम्मत की बात कर रहे हो? कहाँ दिखती है तुम्हें मुझ में हिम्मत? हाँ? चेतन दोबारा खुद पर गुस्साते हुए बोला, किस्मत ने भविष्य के कुछ पल देखने की शक्ति तो दे दी, और वो मैं बार बार महसूस भी करता हूँ कि किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। और यहाँ बैठा वो अजरनाथ मेरे साथ तरह तरह के खेल खेलता रहता है, और मैं बस यहाँ वहाँ भागकर उस दुष्ट की हरकतें देखता रहता हूँ। फिर मुझे और ज्यादा दुख देने के लिए एक एक कर मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है, और मैं रक्षक यहाँ सिवाय रोने बिलखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। चेतन को समझाते हुए दोबारा कालदूत बोला, मेरी बात तो सुनो चेतन, ऐसा नहीं है। तुम अभी सिर्फ दुखी हो इसलिए कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो। खुद सोचो, अगर तुम्हारे आने का कोई मकसद ना होता तो तुम यहाँ आते ही क्यों? चेतन कालदूत की बात सुन दोबारा उस पर चढ़ते हुए बोला, व्हाट मकसद? अब भी कोई मकसद बचा है? मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका है कालदूत। बस अब ये राग आलापना बंद करो। अब मान लो ये एक दौड़ थी जहाँ किस्मत के साथ साथ तुमने भी गलत घोड़े पर दांव लगा दिया। तभी कालदूत आगे बढ़ा और चेतन के कंधे पर हाथ रख मन ही मन किसी तरह के शब्दों को दोहराने लगा, और अगले ही पल दोनों घाट पर खड़े होते हैं। कालदूत चेतन को समझाते हुए बोला, पहले तो तुम शांति से बैठो। हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान होता है। भले तुम आज समय के बुरे दौर से गुजर रहे हो, लेकिन भविष्य एक खाली पन्ना है जिसे तुम्हें अपने कर्मों से भरना है। ये कहते हुए कालदूत अचानक ठहर गया और कुछ सोचने लगा। अगले ही पल वो तुरंत चेतन के कंधे हिलाते हुए बोला, होश में आओ चेतन, और हमें बताओ, और तुम्हारी उन शक्तियों के बारे में याद करो जो कुछ पल के लिए ही सही लेकिन तुम्हें भविष्य में दिखाई देती है। खामोश बैठा चेतन एक नजर कालदूत पर डालते हुए बोला, हाँ, फालतू है वो। मुझे कभी भी कुछ भी दिखाई पड़ता है, ना मैं उनका लिंक बना पाता, ना बाद में उस घटना के बारे में मुझे कुछ याद रहता, और लिंक बन भी जाता है तो भी मैं कुछ कर नहीं पाता। याद है ना वो लड़की जिसने कुएं में कूदकर जान दे दी थी? बचा पाया था क्या मैं उसे? बोलो। तब कालदूत चेतन के करीब बैठते हुए बोला, ठीक है नहीं बचा सके, लेकिन ये मत कहना कि तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम गए भी थे वहां, लेकिन शायद उसे बचा पाना प्रकृति के इस खेल का हिस्सा ही न रहा हो। और वैसे भी अब ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। कालदूत की बात सुन चेतन गंभीर हो गया, और चेतन को देखते हुए कालदूत दोबारा बोला, चेतन, क्या होता अगर तुम्हें कभी अपने परिवार के बारे में जानने का मौका ही ना मिलता? तब क्या तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही होता? तब भी तो नॉर्मली चित्रलेखा की मदद ही कर रहे होते ना तुम। इसका मतलब जानबूझकर तुम्हें वो सब वाकये दिखाए गए हैं ताकि तुम उस अजरनाथ के खिलाफ खड़े हो सको। अगर तुम इस घटना को देख ही नहीं पाते तो अजरनाथ के खिलाफ अपने मन में प्रतिशोध की भावना को कैसे ला पाते? बोलो चेतन, बोलो। कालदूत की बात से चेतन थोड़ा शांत होकर बोला, ठीक है, बोलो, क्या कह रहे थे तुम उन शक्तियों के बारे में? कालदूत चेतन की बात सुन बोला, ये हुई ना बात। अब सुनो, वो पावर्स जो तुम्हें मिले हैं तुम्हारे पूरे कुल की निशानी है। अरुणोदय जी के पास भी ये स्ट्रॉन्ग स्टेट में थी जहां वो इस शक्ति को कंट्रोल भी कर सकते थे।
तुम्हारे पिता और दादाजी के पास ये कमजोर स्टेट में थी, लेकिन फिर अब ये तुम्हारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट में है। इसके साथ मैं भी तुम्हें कुछ शक्तियों से जोड़ने वाला हूँ। जब तुम उन सभी शक्तियों का प्रयोग करोगे तब इस लड़ाई का सरताज बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और ये शक्तियां तुम्हें तब तक महसूस होंगी जब तक तुम्हें उनकी जरूरत होगी। ये सारी बातें सुन चेतन बिना किसी भाव के उठ खड़ा हुआ और यहाँ वहां देखते हुए बोला, ठीक है कालदूत, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लड़ूंगा अजरनाथ से। लेकिन ये कहते हुए चेतन अचानक रुक गया। तभी कालदूत आश्चर्य से बोला, लेकिन क्या चेतन? तब चेतन ने बिल्कुल धीमी सी दबी हुई आवाज में बोला, कालदूत, हमारी एक ख्वाहिश थी। हम अपने पिता की अंतिम यात्रा को भी इस अजरनाथ के कारण देख नहीं पाए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार तुम हमारी मदद करो, प्लीज। हम चाहते हैं कि हम अपनी दादाजी, माँ के, दादाजी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे, प्लीज हमें ये करने दो। कालदूत चेतन की मांग सुन थोड़ा चिंतित हो गया और आगे बढ़कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो चेतन, ये जो भी कुछ तुम यहाँ देख रहे हो ना मेरे भाई, ये सब सालों पहले घट चुका है, जिसे अब नहीं बदला जाना चाहिए, वरना तुम जानते हो पूरी टाइमलाइन का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सॉरी चेतन। कहते हुए कालदूत ने अपनी बात खत्म कर दी। चेतन कालदूत की बात सुन मायूस हो गया और गर्दन झुकाकर बैठ गया। तभी कालदूत बोला, लेकिन ये सुनते ही चेतन एक झटके से कालदूत की ओर देखकर बोला, लेकिन क्या कालदूत? तब कालदूत चेतन के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैं किसी भी तरह टाइमलाइन नहीं बिगड़ने देना चाहता, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। मैं 10 मिनट के लिए पास्ट की इस टाइमलाइन को रोक दूंगा। उसी 10 मिनट में तुम सभी को छू सकोगे और उनके लिए प्रार्थना कर सकोगे। उन्हें जो कहना चाहते हो वो कह पाओगे, लेकिन ध्यान रहे 10 मिनट मतलब 10 मिनट। चेतन कालदूत की बात सुन खुश हो गया और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालदूत, 10 मिनट मेरे लिए काफी होंगे। कालदूत चेतन की बात सुन बोला, ठीक है, तो फिर पहले हम तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए चलेंगे और ये भी तय करना होगा कि हमारी आगे की योजना क्या होगी। ये सुन चेतन एकाएक बोला, कालदूत, मैं जानता हूँ अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अजरनाथ का मुकाबला कर सकूं, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा कालदूत। उसने मेरे परिवार को मारा है, मैं उसे इससे भी बुरी मौत दूंगा और उसके जीवन के सारे उद्देश्य खत्म करके उससे तिल तिल कर सभी की मौत का बदला लूंगा कालदूत। जवाब में कालदूत बोला, मैं जानता हूँ चेतन, लेकिन चलो फिलहाल हमें कहीं और जाना है। एक तरफ चेतन और कालदूत चेतन की इच्छा पूरी करने के लिए निकल चुके थे, वहीं दूसरी ओर गांव से कुछ दूरी पर स्थित अपने प्रवचन स्थल में बैठा अजरनाथ खुश होते हुए हंसकर बोला, देखा मेरी शक्तियों का चमत्कार, मैंने एक ही झटके में अपने सारे दुश्मनों को काल के मुख में धकेल दिया। लेकिन जरा एक बार उस घर का हाल तो देख लूं, वहां कोई बचा भी है या एक बार में सभी का सर्वनाश हो गया। ये कहते हुए अजरनाथ तुरंत ही उस अग्निकुंज के सामने बैठ अपने हाथों में कुछ सामग्री लेकर उसे घूरने लगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज ज्वाला अग्निकुंड से बाहर निकल आई। ये देख अजरनाथ भी पीछे हट गया। अग्नि के शांत होते ही अजरनाथ अग्निकुंड में देख मुस्कुराते हुए बोला, ओ, तो ये तेज अग्नि मेरे दुश्मनों की मौत को दर्शा रही थी। चलो, अब जबकि मेरे सारे दुश्मन धूल में मिल ही गए हैं, तो बस कमी है तारक कलश के मिलने की। एक बार मैं उसे पा लूं तो मेरे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। अग्निकुंड में देखता अजरनाथ अचानक चिंतित होते हुए बोला, लेकिन समझ नहीं आ रहा उस अरुणोदय ने वो तारक कलश आखिर रखा कहाँ है। जहाँ एक और अजरनाथ अपने मंसूबों के पूरे हो जाने से खुश था, तो वहीं दूसरी ओर चेतन और कालदूत दोबारा अरुणोदय सिंह के घर पहुंच गए, जहां कुछ घंटों पहले खुशी का माहौल था। एक हंसता खेलता परिवार चहक रहा था।
वहीं घर के अलग अलग कमरों में हर ओर खून पसरा हुआ था और सबकी लाशें बिछी हुई थी। घर के भीतर बाहर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो चुके थे। अचानक हुए इस हादसे से सभी लोग क्षुब्ध थे। भीड़ में खड़े लोगों में एक आदमी बोला, अरे भैया, गांव का सबसे सम्माननीय परिवार था ये, सभी को जहर दिया गया है, सबके सब नीले पड़ गए, आखिर कौन कर सकता है ये? तभी दूसरा आदमी भी अफसोस जाहिर करते हुए बोला, कौन जाने भैया किसने किया, घर के दरवाजे खुले हुए थे और बच्चे रो रहे थे, इसलिए लोगों को भी पता चल गया, वरना बेचारे बच्चे भी ना बचते। हे ईश्वर, इन बच्चों का क्या होगा, इनका तो बस अब वही रखवाला है। अदृश्य चेतन और कालदूत वहीं खड़े लोगों की बातें सुन रहे थे। चेतन पड़ोस की एक महिला की गोद में लेटी माही और बगल में बैठे वीर सिंह को देख भावुक हो गया और रोने लगा। कालदूत चेतन को संभालते हुए बोला, दोस्त, हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, जल्दी करो, इससे पहले कि ये लोग इन्हें यहाँ से ले जाए, तुम आखिरी बार इन सभी से मिल लो। कालदूत की बात सुन चेतन ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में गर्दन हिला दी। तभी कालदूत ने अपना हाथ हवा में उठाया और चेतन से बोला, चेतन, तुम्हारे 10 मिनट शुरू होते हैं अब। इतना कहते उसने चुटकी बजा दी और पूरा समय फिर एक बार रुक गया। वहां खड़े लोग जो अभी अरुणोदय सिंह के परिवार के बारे में तहकीकात कर रहे थे, वो लोग आपस में बात करते हुए थम गए। इधर समय रुकते ही चेतन आगे बढ़ा और रुआं से गले से अपनी माँ लता जी के करीब पहुंचकर बैठ गया और मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करते हुए बोला, आप हमारी माँ हैं, ये आप जानती हैं, लेकिन हम अतीत में नहीं आए होते तो हम कभी नहीं जान पाते कि मेरी माँ कितनी प्यारी है। अगर आज तुम होती ना तो तुम्हें हम अम्मा बुलाते, बिल्कुल तुम्हारे लल्ला वाले अंदाज में, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया अम्मा। हो सके तो अपने लल्ला को माफ कर देना, हम चाहकर भी आपको बचा न सके। ये कहते हुए चेतन ने लता जी के माथे को चूम लिया और उनकी आंखें बंद कर दी। माँ को अपने मन की बात कह चेतन सीधे अपने दादाजी महेंद्र सिंह के करीब जा पहुंचा और बोला, दादाजी, आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने रक्षक कुल के संरक्षण के लिए वो सब करूंगा जिसके लिए आप लोगों ने मुझे हर मुसीबत से बचाया। ये कहकर चेतन ने दादाजी के पैर छुए और सीधा अरुणोदय जी के पास गया। अरुणोदय सिंह टेबल पर यूं से झुकाए पड़े थे मानो उनकी आंख लग गई हो, लेकिन वास्तव में वो ऐसे गिरे थे कि टेबल पर उनका पूरा शरीर झुका हुआ था। उन्हें ऐसा देख चेतन के आंसू थमने का नाम तक नहीं ले रहे थे। वो अरुणोदय जी के करीब जाते हुए बोला, हमने आपको जिस काल में देखा, आपसे एक ही चीज सीखी, हिम्मत न हारना। आज मैं थोड़ी देर के लिए आप सबको खोने के बाद बिल्कुल टूट गया था, लेकिन मैं आपको छूकर आज ये प्रण लेता हूँ कि अब चाहे जो हो जाए, मैं उस अजरनाथ का सर्वनाश करके रहूंगा। मैं इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन आप सब लोगों को मुझसे छीनकर उसने मेरे अंदर के रक्षक को जगा दिया है, जो अपनी कुल की रक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन दत्ता जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, उस अजरनाथ से लड़ने का मार्ग दिखाइए ताकि हम आप सभी की मौत का बदला ले सके। ये कहते हुए जैसे ही चेतन ने अरुणोदय सिंह को छुआ, एक डायरी उनके पास से नीचे जा गिरी। चेतन उस डायरी को देखकर चौंकते हुए बोला, अरे ये तो वही डायरी है जिसमें दादाजी अपनी बातें लिखते थे, जो कि बाद में वीर सिंह के घर पर भी मैंने देखी थी। चेतन ने वो डायरी पहले भी देख रखी थी, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ।
लेकिन तभी उसने डायरी को बीच उठा हुआ सा महसूस किया। वो डायरी को छूते हुए बोला, लगता है डायरी के अंदर कुछ है। इतना कहते हुए चेतन ने जैसे ही वो डायरी खोली, डायरी के अंदर से चेन में लगा एक चाबीनुमा लॉकेट जमीन पर जा गिरा। चेतन ने तुरंत उसे उठा लिया। उसे देखते ही चेतन चौंक गया। वो आश्चर्य से बोला, अरे ये क्या? ये तो वही चाबी है जो माही ने हमें दी थी तारक कलश खोलने के लिए, लेकिन ये चाबी यहाँ। चेतन ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस डायरी के पन्ने पर पड़ी जहाँ लिखा था, खूनी वधू ने नहीं मारा हमारे पोते प्रताप को, बल्कि वो, और आगे की लाइन अधूरी थी। साथ ही उस लाइन में इंक के धब्बे से नहीं का न मिट चुका था। चेतन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो डायरी दत्ता जी के करीब रखकर बोला, दत्ता जी, हमें आप सबकी कसम है, हम आप लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। आखिर इस नहीं के न हटने से किशोर मुड़ जाएगी कहानी खूनी वधू की, और अजन्नाथ से बदला लेने के लिए क्या होगा चेतन का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी।